बाबरी मस्जिद के केस में इंसाफ हुआ था, उसी तरीके से मौलाना जर्जिस के केस में भी इंसाफ हुआ। लेकिन हमारे काफी सारे नौजवान इसमें भी सुन्नी, देवबंदी, वहाबी वगैरह कर रहे हैं। मौलाना जर्जिस को कब से जानती हैं? मैं मौलाना जर्जिस को 2 साल से जानती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और अजीज साथियों, आज मैं आप हजरात को इस वीडियो के अंदर एक ऐसे आलिम के बारे में बताना चाहता हूं जो इस वक्त यूट्यूब नहीं बल्कि सोशल मीडिया के सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिनका नाम हज़रत मौलाना जर्जिस साहब है। मैं उनके बारे में कुछ आप हजरात को बताना चाहता हूं। उनके ऊपर लोगों ने कैसे कैसे इल्ज़ामात रखे और क्या क्या उनकी हकीकत है, क्या वो जेल में गए या नहीं गए, क्या उनके साथ हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले जो नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। हजरात, आपने देखा होगा मौलाना जर्जिस के बारे में, जिन्हें पकड़ करके पुलिस ले जा रही है। इस तरीके से लगता है कि मौलाना जर्जिस को जेल के सलाखों में डाल दिया गया है और उनको कई साल की सजा हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आज बता दूं आप हजरात को कि मौलाना जर्जिस साहब को कितने दिन के लिए जेल में ले जाया गया और वो कितने दिन तक के जेल के अंदर थे और वो कितने दिन के बाद जेल से बाहर आ गए, जेल में क्यों गए, किस आरोप के बिना पर गए और किस जरिए से गए और कौन उनको ले गया, ये सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मौलाना जर्जिस साहब खुद अपने ही ज़ुबान से इकरार करते हैं कि मुझे किस तरीके से फंसाया गया, कौन मुझे फंसाया है, किसने हमें फंसाया है, कहाँ से मैं फंसा हूँ और कौन मुझे फंसाया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खुद ही मौलाना जर्जिस साहब के जुबान से हम सुन लेते हैं। गोल गड्ढा पे खड़ा हो जाता है और उस लड़की को फोन करके बुलाता है। वो लड़की सुबह फजर गोल गड्ढा पहुंचती है, जलालीपुरे की रहने वाली है, और उस लड़की को टाटा समूह में अपनी 4 व्हीलर गाड़ी पर बिठाकर इटावा लाता है और 4 दिन मैनपुरी और इटावा उसको बहुत सी जगह घुमाया और उसको पढ़ाया, लिखाया, समझाया, उसके दिमाग में एक बात भर दी और उसको यहाँ भेज दिया ट्रेन पे बिठाकर। और इटावा की पुलिस उसको लेकर आई। इटावा की पुलिस की दिमाग से पागल है, इसको इसके घर तक पहुंचे तो उसको थाने में लेके आई। जब जैतपुरा थाने में लेके आई तो वो 4 दिन में बहुत कुछ सीख चुकी थी और 4 दिन में सीखने के बाद उसने जैतपुरा थाने में हमारे खिलाफ FIR दर्ज की कि मौलाना जर्जिस मेरे घर आए 19/11/2015 ने मेरा जबरदस्ती मुंह पकड़ा दिन में 2 बजे और मेरे साथ गलत काम किया। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे उसके माँ बाप को। उस लड़की को एक तरफ बिठाल कर जब उसके माँ बाप को बुलाया तो उसके माँ बाप से पूछा कि तुम मौलाना जर्जिस को जानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, जलसा करने आते हैं, मैं जानता हूँ, मशहूर आदमी है। कहा नहीं, तुम्हारे घर कभी आए? कहा नहीं, हमारे घर तो नहीं आए। कहा तुम्हारी लड़की बोल रही है कि मेरे घर पे आए और 2 बजे दिन में 19/11/2015 को मेरे साथ गलत काम किया। तो कहने लगे साहब वो तो दिमाग से पागल है, वो तो कई दिन घर से भाग जाती है और कई मरतबा भागी है। अभी भी देखिए 4-6 दिन से गायब थी और मैंने इसलिए FIR नहीं की कि वो तो उसकी आदत है चली जाने की। हम मौलाना जर्जिस को बिल्कुल बेकसूर मानते हैं, वो हमारे घर कभी नहीं आए। ये बाकायदा चार्जशीट पर पुलिस ने लिखा है। लेकिन लड़की के दिमाग में भर दिया या पैसा दे दिया उसको इतना। अब वो लड़की का जब 164 का बयान हुआ, कलम बंद बयान जिसको बोलते हैं, उसमें उस लड़की ने 15 दिन के बाद दूसरा बयान दिया। उसमें कहा मजिस्ट्रेट के सामने कि मौलाना जर्जिस कभी मेरे घर नहीं आए, मुझे बनारस में जब जलसा करने आते थे तो मुझे होटलों में बुलाते थे और होटल में मेरे साथ गलत काम करते थे और मैं 2 साल से मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो जज ने पूछा भी उससे, मैडम जबरदस्ती एक बार होती है, बार-बार तो नहीं होती, 2 साल से जबरदस्ती हो रही तुम्हारे साथ? तो कहा नहीं, वो कह रहे हम शादी कर लेंगे और अब शादी नहीं कर रहे हैं। तो बस इस बयान को लिखकर उसने जैतपुरा थाने को अलर्ट कर दिया कि आप जो है तफ्तीश करिए कौन सी होटल थी, कौन सी। अब लड़की से पूछा जा रहा है कि कौन सी होटल थी, किस होटल में तुम गई हो,
नाम की उड़ल कौन सी थी, मैं भूल गई। फिर उस लड़की का मेडिकल कराया गया, तो मेडिकल में साफ तौर पर आया नो लाइफ एंड डेड स्पर्म सीन, जो हमारी चार्जशीट पर लिखा हुआ है, और आगे भी लिखा नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ना उस लड़की के अंदर कुछ हुआ ना बाहर, यानी वो शादी से पहले जैसी थी वैसी ही है, उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं अरेस्ट इसलिए ले चुका था इन तमाम आधार पर, लेकिन मुझसे मेरा वकील बोला इतना जबरदस्त ग्राउंड, लड़की एफआईआर में कुछ बोल रही है और 164 में ये बोल रही है, होटल का पता नहीं, मेडिकल में, अरे तुम्हें तो खड़े खड़े बेल मिल जाएगी, आ जाओ तुम, कौन है, अरे कैसे तुम चले जाओगे जेल के अंदर। और मैं उस वकील की बातों में आ गया, हालांकि मुझे ना कोई पकड़ रहा था ना कोई गिरफ्तार कर रहा था। मैंने सोचा इस केस को खत्म करें, मुकदमा लड़े और बाइज्जत बरी हो, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सारे काम तो ट्रायल में काम आएंगे जब मुकदमा चलेगा। पहले तो लड़की का बयान ही सबसे पहले इधर आओ। और जैसे ही मैंने सरेंडर किया अपने आप को, वो मेरे खिलाफ इतने वकील खड़े हो गए, और पूरा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब आसाराम अंदर जा सकता है तो मौलवी क्यों नहीं जा सकता, ये वो हंगामा ना, दुनिया भर की बातें शुरू हुई, और मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली और सरेंडर होकर मैं अब अंदर हुआ। तो फिर हालात ऐसे बदल गए कि 2-3-5 दिन में जमानत हो जानी थी, लेकिन फिर इलेक्शन आ गए। इलेक्शन के बाद हाई कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट में दुश्मन ने हमारा एक वकील खड़ा कर दिया। उस वकील ने कहा अरे ये तो बाल ठाकरे के खिलाफ बोले, अडवाणी के खिलाफ बोले, इनके ऊपर तो बड़े मुकदमे चल रहे हैं। वो हाई कोर्ट ने भी मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगा लिया कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगाओ, उसके बाद देखेंगे। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई हो तब तो है, कोई रिकॉर्ड नहीं, हर थाने से मेरे पास नील की कोई थाने में रिपोर्ट ही नहीं है, सारे थानों से नील रिपोर्ट आई। हाँ, कानपुर में एक मुकदमा था मेरे ऊपर 153 का, तो वो मुकदमा उसमें मैं बेल पे छूटा हुआ था। तो हमारे वकील ने बहस की, अरे 153 क्या, आजकल शराबी को शराबी कह तो वो एफआईआर करा देता है, जुआरी को जुआरी कह तो वो एफआईआर करा देता है, तो ये कोई मुकदमा नहीं है, कोई अपराध नहीं है। तो जज ने कहा कि भाई क्या बात, कहा भाई लड़की बालिग है, कह रही है कभी घर कभी कह रही है घर, मेडिकल में कुछ है नहीं, लिहाजा उसने फौरन बेल दे दी मुझे। अब जब बेल मिली मुझे तो अब मेरा दुश्मन फिर चौकन्ना हुआ, अब तो बेल मिल गई, अब तो जर्जिस भी मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा। तो उसने फौरन कानपुर में जाकर मेरे खिलाफ कानपुर का वारंट जारी करवा दिया। अब मैं नहा धोकर बैठा था कि आज मेरी बेल हो रही है, आज मैं रिहाई बनारस से निकलूंगा, तो बनारस से रिहाई तो आई नहीं, मेरा वारंट और आ गया। मैंने कहा भाई मेरी रिहाई क्या हुई, कब तुम्हें कानपुर जाना पड़ेगा, ट्रांसफर होगा। मैंने कहा क्या, कहा वहां भी कोई मुकदमा है। मैंने कहा जल्दी से उसकी उसने बताया, मैंने समझ गया पुराना मुकदमा है। मैंने कहा यार मैं तो बेल पे छूटा हुआ हूँ। बोले अब यहाँ से आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब मुझे वहां ले जाया गया, बनारस की पुलिस हमको लेके वहां पहुंची, लेकिन वहां मैं बस खड़े खड़े में छूट गया। उसने कहा कि आप तारीख पर क्यों नहीं आए। मैंने कहा मैडम मैं जेल में था। मैं कैसे आता, 4 महीने। तो आपके वकील को आप एप्लीकेशन लगाना चाहिए। मेरा वकील बोला मुझे भी नहीं मालूम था जेल में थे। मेरा वकील बोला मुझे भी क्या मालूम, आपने बताया कि मैं जेल में हूँ। तो कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आपकी बेल तो होगी, आप बेल पे छूटे हुए थे, ठीक है, लेकिन चूंकि जेल से छूट रहा हूँ इसलिए जेल में जाना ही पड़ेगा 2 घंटे के लिए। फिर मैं कानपुर की जेल में गया। मेरे भाइयों, इस पूरी लड़ाई में ना लड़की के माँ बाप नहीं, सिर्फ उसी मौलवी का हाथ है जो बहरूपिया है, और वो आप लोगों तक भी चंदा वंदा करने आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ कि होशियार रहिएगा, मुझे भी अब आगे लड़ाई लड़ना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं, मुकदमा लड़ूंगा। और इंशाअल्लाह मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मैं इस मामले में, मैं शिया सुन्नी मामले में, अहले हदीस बरेलवी सुन्नी मामले में जेल में बहुत बार गया हूँ और कभी डरा नहीं हूँ, होता रहता है। लेकिन 376 केस में जाना बहुत बुरा होता है, और मैं अपनी जमात को भरोसा दिलाता हूँ, अपनी जमात को खास तौर पर, इंशाअल्लाह मैं आपके सर को शर्म से झुकने नहीं दूंगा। कभी इस तरीके का मामला मेरे साथ इंशाअल्लाह नहीं देखोगे। ये इल्जामात वक्ती तौर पर हैं, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, लड़की ना होटल साबित कर पाएगी, ना होटल में एंट्री साबित कर पाएगी, ना उसके घर में हमें कभी कोई बता सकता है कि मैं कभी गया हूँ, और ना मेडिकल रिपोर्ट में कोई साबित कर सकता है कि मेरा काम किसी होटल में एंट्री नहीं, कभी उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखी है। इंशाअल्लाह सच सच होता है, और एक दिन ये सूरज की तरह चमकेगा। कुछ बदलियां आती हैं और सूरज को चमकने से रोक देती हैं, लेकिन सूरज फिर चमकता है, बदलियां फिर छटती हैं। वक्ती तौर पर कुछ परेशानियां हैं। बनारस की पूरी जमात ने मेरा साथ दिया। कल का जलसा भी बनारस में ही था मेरा, जलालीपुरे में, उसी मोहल्ले में जिस मोहल्ले का ये मैटर है। लेकिन हमने 1-2 मौलाना का वहां से फोन आया मेरे पास, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी जलालीपुरा थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि यही का मामला है। लोग ये कहेंगे कि मौलाना जर्जीस को इतनी जल्दी क्या है उसी मोहल्ले में घुसने की। बेटा बाद में 1 महीने
की बात कर लेना। उनकी बात मुझे भी समझ में आई और मैंने उस जलसे को मुलतवी कर दिया। अब वो रमजान की शब कदर में पहुंच गया है, लेकिन कल की ये डेट मैंने इलाहाबाद में नस्सू पहलवान को हडिया के लिए दे दी है। तो हाँ दोस्तों और भाइयों, जैसे कि आप हजरात ने वीडियो देखा और समझ गए होंगे कि आज मौलाना जर्जीस साहब के साथ में क्या हुआ। तो लोग जिस तरीके से अफवाह उड़ा रहे हैं, एक आलिम का मजाक उड़ा रहे हैं, एक आलिम को बदनाम करने के फिक्र में लगे हुए हैं, इस वीडियो के देखने के बाद में महसूस होता है और लगता है कि मौलाना जर्जीस साहब के साथ में कुछ नहीं हुआ है। तो जो अफवाहें उड़ रही हैं, आप उन पे ध्यान मत दीजिए। एक आलिम को बदनाम करने की साजिशें की जा रही है, एक आलिम को बर्बाद करने की साजिशें की जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद होगी कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।